Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Bhavna physics class and I was explaining you photoelectric effect phenomena. So we were discussing modern physics and I have explained all the previous topic in my two videos. First one is related to the dual nature of matter and radiation. I've explained thoroughly everything in that video. And second one is related to the photoelectric effect phenomena, including the topic work function, threshold frequency and cutoff potential. So you can go through with that one and you can review the topic. Else I have to explain some point of that previous topic so that and I can correlate with the photoelectric effect phenomena and the laws of photoelectric effect. Yes, today we are going to discuss about laws of photoelectric effect. So लेनार्ड एंड हेल्वॉश ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन एक्सपेरिमेंट को एक लॉ के फॉर्म में, बिकॉज दैट एक्सपेरिमेंट वाज ए प्रूफ ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. Helvich and Lenard experiment is the proof of photoelectric effect phenomena and is the proof of dual nature of radiation. ठीक है, अभी हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ये चैप्टर का नेम, ये यूनिट नंबर 14 है आपकी, जो एनसीईआरटी की सेकंड बुक में है और ये क्लास 12th फिजिक्स के लिए है. इस टॉपिक में आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो. मॉडर्न फिजिक्स ये इंट्रोडक्शन है. इसमें आपने जो अभी तक टॉपिक पढ़ाया है उसमें आपका मेन पॉइंट ये है कि रेडिएशन का ड्वेल नेचर और मैटर का ड्वेल नेचर ये आपको इस प्रेजेंट यूनिट में आपको अंडरस्टैंड करना है और उसी का कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना के थ्रू दिया गया है. सो दैट रेडिएशन का ड्वेल नेचर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू पता चलता है. दैट मीन्स देयर इज़ अ न्यू फिनोमेना विच डिस्क्राइब द ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन. यानी रेडिएशन जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं, दैट रेडिएशन के एक नेचर जिसको रे नेचर या वेव नेचर कहा जाता है, वो नेचर बट नोन नेचर है, जो आपको भी पता है कि लाइट रे हो या माइक्रोवेव हो या रेडियो वेव्स हों, ये सारी वेव्स हैं, एक रे हैं, बट आपको इनका अभी तक का पार्टिकल नेचर नहीं पता था और वो पार्टिकल नेचर यहाँ इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. उसी को हम कहते हैं ड्वेल नेचर, यानी रे नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमने मैटर का भी पार्टिकल नेचर के साथ में रे नेचर भी पढ़ना है. क्लियर? तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हो. PEE, in short it is said to be PEE, photoelectric effect. क्लियर? अब ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना है इसके 4 ग्राफ्स आए थे. अगर आप प्रीवियस वीडियो देख करके आए हो यहाँ पर तो आपको पता है कि इस जो लेनार्ड एंड हेल्वश एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें 4 ग्राफ्स ऐसे कॉन्क्लूजन निकल के आए थे. उसी का इम्प्लीकेशन हम अभी यहाँ पे लॉस के फॉर्म में करने वाले हैं. तो वो जो 4 ग्राफ्स थे वो 4 ग्राफ्स किसके बीच में थे? फर्स्ट वन, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और इंटेंसिटी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन. ठीक है. अच्छा, जिन बच्चों को अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है उनसे मैं ये कहूँगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है ये वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है तो मे बी पॉसिबल अभी ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रीवियस वीडियो देख लो, फिर यहाँ पर आओ. क्लियर? तो अब लॉज, ये जो फर्स्ट वन था ग्राफ जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, आई ग्राफ भी इसे कहा जा सकता है, बट रिमेंबर दिस, देयर इज अ डिफरेंस. दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, PE करेंट. अब इसे शॉर्ट में यूज़ किया जा रहा है. दैट मीन्स आप अब यूज टू हो चुके हो इन सारी टर्मोलॉजी के. सो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जिसको आई से रिप्रेजेंट किया रहा है, दैट इज ऑन द वाई एक्सिस, एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन फॉल डाउन कर रहा है किस पर? कैथोड पर. उसके बीच में ग्राफ था एंड दिस ग्राफ वाज द लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ का मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी है. तो इसी को आप लॉ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? दैट फर्स्ट लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज directly proportional to
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशन हुई है उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये लॉज बन रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप समझ लो कि इस चैप्टर का मेन थीम ही ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और एक ब्रॉगली इक्वेशन जो बाद में आएगी जिसे हम ब्रॉ इक्वेशन कहते हैं। सो वो इक्वेशन और ये लॉज, यही दोनों इस चैप्टर का मेन पॉइंट है अगर आप मार्क्स के बेसिस पर देख रहे हो। येस ऑब्वियसली अगर आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देख रहे हो तो होल चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग द मार्क्स देन the laws as well as the Broglie wave equation, that 2 points are most important here. So first law is on the basis of this graph. Clear? Now come to the second law. Overall there are 5 laws, photoelectric effect laws. Second graph is on the basis of anode potential, which is also called the cutoff potential here in the negative side, and corresponding to the current I. Here these I are intensities and this is photoelectric current. So for the 3 value of intensity of incident radiation, we got the 3 saturated value of photoelectric current. This is the saturated value because the current becomes constant. It is parallel to the x-axis. You can see here this one is the anode potential. This is anode potential. एनोड पोटेंशियल के पैरेलल आ रही हैं ये लाइंस, ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं, जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच जाती है कहाँ पर, जब हम पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। इस ग्राफ में आप देखो एक पॉइंट, जहाँ पर ये पॉइंट हमें एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है विच इज़ कॉल्ड द कट ऑफ पोटेंशियल माइनस ऑफ वी नॉट, यानी एनोड पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू फॉर विच द सैचुरेटेड करंट बिकम ज़ीरो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज़ कॉल्ड द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये सारा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लास्ट वीडियो में, उसको आप देख लेना एक बार को। तो वी नॉट जो नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू है, ये हर एक इंटेंसिटी के लिए, देखो हम इंटेंसिटी I1 रखें या I2 रखें या I3 रखें, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी विच इज़ फॉलिंग ओवर द मेटलिक शीट, विच इज़ फॉलिंग ओवर द कैथोड पॉइंट, कैथोड प्लेट जो ली गई है एक्सपेरिमेंट में, उस एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ मैंने बनाया था, ग्राफ के साथ में एक फिगर थी, उस फिगर को आप लोग साथ में देखो। तो उस फिगर में क्या है कि एनोड एक प्लेट है और एक कैथोड प्लेट है। सो कैथोड प्लेट पर इंसिडेंट रेडिएशन फॉल डाउन कर रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी को इंक्रीज करा दे रहे हैं, बट यहाँ पर देखो तो करंट एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर ही ज़ीरो हो रही है। इंटेंसिटी के इंक्रीज होने का इस ज़ीरो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी ज़ीरो करंट की ज़ीरो वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एनोड पोटेंशियल, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इंटेंसिटी के वेरिएशन का। मीन्स ये है कि एनोड पोटेंशियल जो होता है, अब आपको मैंने जो ग्राफ में बताया था वो ये था कि एनोड पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम वर्क निकालें तो EV नॉट वर्क हो जाता है, ठीक है। ये किस बेसिस पे मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है, पूरी यूनिट थी प्रॉपरली, उसमें आपने पढ़ा है पोटेंशियल और वर्क के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज होता है। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क, एंड वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। सो हियर EV नॉट that should be equal to energy and which is equal to kinetic energy maximum of the photoelectrons. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट तक तब पहुंचेगा जब उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्क जो होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उस फोटो इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग में जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट शुड बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द एनोड पोटेंशियल। क्लियर? सो ये दो वैल्यूज इक्वल हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी does not depend on the kinetic energy of what? Kinetic energy of photoelectrons. What are photoelectrons? Which are ejected from the metallic sheet. That metallic sheet is called cathode. So cathode से जो electrons निकल रहे that are photoelectrons, and that photoelectrons maximum kinetic energy
does not depend on the intensity of incident radiation. This is law number 2. Clear? So kinetic energy of photoelectron does not depend on intensity of incident radiation. कौन सा रेडिएशन फॉल डाउन किया था, किस रेडिएशन को लिया था इसमें? दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. क्लियर? नाउ लॉ नंबर 3. Law number 3 is on the basis of same kind of graph. This is anode potential and the third graph was this one. एक ऐसा ग्राफ आया था V01, V02, V03. ये तीनों वैल्यूज माइनस में हैं और यहाँ पे वेरिएशन किस में किया गया? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में. न्यू नॉट, दिस इज न्यू 3, न्यू 2 एंड दिस इज न्यू 1. इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी. If we change the intensity of incident radiation, there is no change in the cutoff value potential, anode potential. But if we change the frequency of incident radiation, देखो इंसिडेंट रेडिएशन के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरा उसकी इंटेंसिटी. ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है? दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी. फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है इंटेंसिटी का वो क्या है? एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, यानी एनर्जी जितनी ग्रेटर होगी, इंटेंसिटी ग्रेटर होने का मतलब एनर्जी ग्रेटर होना, कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल एरिया, कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल टाइम स्पैन. तो स्मॉल टाइम स्पैन पे ग्रेटर एनर्जी अगर है तो इंटेंसिटी ग्रेटर है. तो इंसिडेंट रेडिएशन की दो कैरेक्टरिस्टिक हैं. नंबर 1 इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड नंबर 2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अब फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी इज लिंक्ड ओनली विद द एनर्जी. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाती है. इंटेंसिटी एनर्जी के साथ में एरिया और टाइम पर भी डिपेंड कर रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी केवल एनर्जी पर डिपेंड करती है. ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. क्लियर? तो यहाँ पर आप देखो कि अगर हम इंटेंसिटी में वेरिएशन करा रहे थे, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया था लेनार्ड ने, उसमें इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है तो कट ऑफ पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा है. जबकि जब हम फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करा रहे हैं तो कट ऑफ पोटेंशियल वेरी कर रहा है नेगेटिव साइड में. मीन्स क्या है कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पर, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पर यहाँ पर कट ऑफ पोटेंशियल चेंज होगा. यानी कट ऑफ पोटेंशियल चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. ग्रेटर द कट ऑफ पोटेंशियल इन द नेगेटिव साइड मीन्स ग्रेटर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, पर किस पर डिपेंड कर रही है? दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, ये दो ग्राफ से ये कॉन्क्लूजन निकल के आया एंड दैट कॉन्क्लूजन, दैट इम्प्लीकेशन टर्न्स इन लॉज. तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थर्ड लॉ है. यानी काइनेटिक एनर्जी पे सेकेंड और थर्ड पॉइंट है दैट काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. और ये दोनों ग्राफ उसके प्रूफ है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के. क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट टर्म विच इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब इसका ग्राफ क्या आया था? फोर्थ ग्राफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में था. इस ग्राफ का रिजल्ट जो आया वो इस तरीके से आया था. दिस वन इज द ग्राफ. y इज इक्वल टू mx प्लस c. इस तरीके का ग्राफ था. और यहाँ पर y एक्सिस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो हम यहाँ पर लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट शुड बी इक्वल टू mx. m is the slope and x axis value is nu.
तो स्लोप यहाँ पर एक कांस्टेंट के फॉर्म में आया, दैट इज h। उसके बाद ये जो यहाँ पर आप इंटरसेप्ट, c इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यहाँ पर माइनस y एक्सिस पे, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा और वो इंटरसेप्ट की वैल्यू फाई के फॉर्म में आई। एंड व्हाट इज हियर, द फाई वैल्यू इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। नाउ व्हाट इज वर्क फंक्शन? कितने बच्चों ने वर्क फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है? यस और नो? ये मेरा फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो में भी फुल एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का, फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो मैं इसीलिए प्लेलिस्ट फॉर्म में बना रही हूँ। हर एक चैप्टर की हेडिंग वाइज प्लेलिस्ट है और उसको आप प्लेलिस्ट को ओपन करके, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके उस चैप्टर के टॉपिक को सीक्वेंस में देख सकते हो। तो अगर आपने ये सीक्वेंस में देखा हुआ है तो आपको वर्क फंक्शन पता होगा कि व्हाट इज़ वर्क फंक्शन। ओके चलो मैं बता देती हूँ वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल शीट टू कम अप टू द सरफेस ऑफ दैट मेटल शीट। जैसे आपको इतना छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं अपने इस थर्ड लेक्चर में भी आपको बता रही हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 3 L3। ओके यहाँ पर क्या है, दिस वन इज़ अ मेटल शीट, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी जो पॉजिटिव आयन है ये तो बाइंड अप हैं। कहाँ पर? लैटिस में। इनके बीच में एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पॉजिटिव आयन को शो करता है और बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, दे कैन ईजिली कम अप टू द सरफेस और आउट ऑफ द सरफेस बाय गेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब बाहर से किसी ने, बाहर के किसी सोर्स ने यानी इंसिडेंट रेडिएशन ने इस मेटल शीट को एनर्जी दी। तो ये मेटल शीट में जो एनर्जी मिली वो किसको मिली? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिली। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, इस एनर्जी को गेन करके उस एनर्जी का कुछ पोर्शन तो पहले अंदर से सरफेस तक आने में यूज़ करेंगे। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और बाकी अगर इनके पास एनर्जी बच गई तो ये मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। यानी इस एनर्जी जो प्रोवाइड की गई है उस एनर्जी के दो फॉर्म है। पहला फॉर्म है एनर्जी यूज्ड इन द इनसाइड मटेरियल एंड एनर्जी यूज्ड इन द काइनेटिक एनर्जी फॉर्म ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। जब ये बाहर आ रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन था पहले, मेटल शीट से बाहर आया तो ये बन गया फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों बन गया फोटो इलेक्ट्रॉन? क्योंकि जो लाइट इफेक्ट था, यानी यहाँ पर जो रेडिएशन था उसको फोटो वर्ड से यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ द लाइट। एंड यहाँ से इस, वैसे तो इसका एक पर्टिकुलर नेम है विच इज़ कॉल्ड फोटोन, लेकिन अभी आपके जब तक मैं फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब नहीं करती तब तक मैं आपको इसको लाइट के फॉर्म में बता रही हूँ। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो फोटो है, फोटो वर्ड इज लिंक्ड विद द फोटॉन्स, बट राइट नाउ यू कैन लिंक फोटो वर्ड विद द लाइट। सो लाइट इलेक्ट्रॉन यानी जो रेडिएशन से जो एनर्जी मिली है उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर आ गए हैं इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जा रहा है, जो मैंने यहाँ पे वर्ड भी यूज़ किया है, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू कम अप टू द सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सो दैट इज़ अ वर्क फंक्शन, यानी इनसाइड एनर्जी को वर्क फंक्शन कहा जाता है। अगर इतनी एनर्जी के बाद भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बच जाती है तब तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर्म में बाहर आएगा, अदरवाइज ये यहीं सरफेस पे स्टॉप हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। यानी यहाँ पर वर्क फंक्शन से एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए, किसकी? जो यहाँ पे रेडिएशन फॉल डाउन कर रहा है उसकी एनर्जी। आ रही बात समझ में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होता क्या है? दैट when the electron from the metal surface, metal क्यों choose करते? because it carries so many free electrons. So when an electron eject from the metal surface by getting the energy from the radiation, the phenomena is said to be photoelectric effect phenomena. Clear? तो यहाँ पर इसीलिए वर्क फंक्शन का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी वर्क फंक्शन से ज़्यादा ही एनर्जी होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की। और ये जो वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन किसी भी मटेरियल की क्वालिटी है, यानी सोडियम अगर हम मटेरियल ले रहे हैं तो सोडियम के लिए वर्क फंक्शन अलग होगा और अगर हम सीजियम ले रहे हैं तो सीजियम के लिए अलग होगा। मैंने आपको बताया था कि वर्क फंक्शन की एक रेंज है, द मिनिमम वर्क फंक्शन इज़ 2.42 एंड द मैक्सिमम वर्क फंक्शन इज़ 6.56। तो ये जो वर्क फंक्शन की रेंज है, दिस इज़ इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू। आई विल डिस्कस इट
that what is electron volt and joule conversion, all that I will tell you. So the point number 4 या law number 4 जिसे हम कहेंगे वो वर्क फंक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना कब होगा, जब एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी, और इसी मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इस वर्क फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग में जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ ग्राफ में ये दिखती है न्यू नॉट। अब आप यहाँ पे ग्राफ में देखो, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द काइनेटिक एनर्जी वैल्यू इज 0, यानी कि आपका मीनिंग क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है कि न्यू नॉट से, न्यू नॉट अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी न्यू नॉट पे 0 है, इसका मीनिंग यही है कि एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आना, वो मेटल सरफेस तक ही रह जाएगा। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना अकर्स, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी देगा ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है यानी न्यू है, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होगा। उसके कोरस्पॉन्डेंस में हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, नॉन ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं होगा। तो जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका कॉन्सेप्ट वर्क फंक्शन से समझ में आता है। अभी इस इक्वेशन को अभी और इलेबरेटेड फॉर्म में दिया जाएगा, तब तक आपको इस ग्राफ के बेसिस पर ही ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। सो देयर इज मिनिमम value of radiation frequency below which no photoelectric effect phenomena occurs. This minimum value, this minimum frequency is called what? This is called threshold frequency. Remember this, threshold frequency बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट और वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता हैंड रेज कर लो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। मैंने इसीलिए ये जो वर्क फंक्शन है ये तीनों लेक्चर में बताया आपको, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज़ द थर्ड लेक्चर, फिफ्थ वन, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसको समझ लो। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको 4 टाइम्स 5 टाइम्स मैनी टाइम्स आई कैन एक्सप्लेन यू, बट आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए। दिट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फोर्थ के बाद फिफ्थ लॉ जो आता है, देयर इज़ नो टाइम लैग between incidence of radiation and ejection of electron. मेटल शीट पे जैसे ही रेडिएशन फॉल डाउन करता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आते हैं। मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेनार्ड एंड हेल्वॉश, तो उन्होंने यही चीज़ ऑब्जर्व की कि जैसे ही रेडिएशन पड़ रहे हैं तुरंत की तुरंत यहाँ पर करंट की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आते हैं, कोई टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग ये यहाँ पर टाइम लगता है जिसको कैलकुलेट किया गया वो 10⁻⁻⁹ सेकेंड का, यू कैन एज्यूम नैनो सेकेंड हो गया ये, 1 नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड का टाइम आपको ये भी नहीं पता चलेगा, जस्ट एक ब्लिंक में 1 सेकेंड हो जाता है, आइज ब्लिंक में, ठीक है। तो नैनो सेकेंड सोचो कितना स्मॉल है। इसका मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइम तो इसमें कंज्यूम होता ही नहीं है इस प्रोसेस में, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना इज़ द
इंस्टेंट फिनोमिना, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन आ रहा है मेटल शीट पे और इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर आ रहे हैं उसी समय, तो दैट इज द फिफ्थ लॉ, यानी टाइम लैग नहीं है. सो दीज आर द ओवरऑल 5 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज गिवन बाय द ऑब्जर्वेशन इन लेनार्ड एंड हेल्वॉश एक्सपेरिमेंट. क्लियर है ये तो समझ में आ गए होंगे कि ये लॉज हैं, इनको तो आपको एज सच अपने माइंड में रखना है. अब जो इससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, वैसे तो यही पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों हो जाता है वो, बिकॉज आइंस्टाइन को 1992 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन के लिए. इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ के पीछे बेस क्या है, थ्योरी क्या है, उसको एक्सप्लेन किया था. देखो लेनार्ड एंड हेल्वॉश ने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया और उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसको लॉ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. दैट आर कॉल्ड द इम्प्लीकेशन ऑफ लेनार्ड एंड हेल्वॉश एक्सपेरिमेंट. लेकिन इन एक्सपेरिमेंट के पीछे थ्योरी क्या है, तो उस समय तक जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी उससे पहले तक क्लासिकल थ्योरी थी, जो कि एक्सप्लेनेशन दिया जाता था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में आपको मैंने क्लासिकल थ्योरी बताई थी, ठीक है. तो वो क्लासिकल थ्योरी थी जो एक्सप्लेन की गई थी यहाँ पर, लेकिन वो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर फेल हुई. उसके फेल के पीछे अभी यहाँ पर उसको वो भी पूछा जाता है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसी के बाद जब आइंस्टाइन की थ्योरी आई उसको मॉडर्न थ्योरी कहा गया. क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक्सप्लेन किया इन सारे 5 लॉज को ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन थ्योरी, तो वो एक मॉडर्न फिजिक्स का बेस था. वो इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोन था और वो इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोन ही बेस है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, सोलर पैनल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इन एवरीथिंग, इन एवरी मॉडर्न डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन सब के पीछे जो थ्योरी वर्क कर रही है दैट इज़ द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ. तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ऑब्वियसली, ठीक है, और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग भी हो जाती है कि आपको समझ में आए और आपको समझना चाहिए उसे, ठीक है. तो मैं यहाँ पर अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि क्लासिकल थ्योरी फेल क्यों हुई. ओके तो ये लॉज मैंने 5 इसीलिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि आपको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर पाऊंगी सारी लॉज को. क्लासिकल थ्योरी, फेल्योर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, ठीक है. अब क्लासिकल थ्योरी जो आई उसमें पॉइंट क्या था, सबसे पहले उसकी थ्योरी समझ लो क्या है. क्लासिकल थ्योरी ये कहती है, इस बेसिस पे वर्क कर रही होती है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई AT. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिटी, दिस इज नॉट करंट, I इज इंटेंसिटी हियर, इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई AT. Q हियर इज एनर्जी, A is area, T here is time and I is intensity. ठीक है, जो आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी, मैकेनिक्स में एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ था. तो I इज इक्वल टू Q बाई AT, दैट इज द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है. इस थ्योरी के बेसिस पर अब एक्सप्लेनेशन देखो. फर्स्ट लॉ ये कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. तो ये लॉ ऑब्वियसली यहाँ पर देखो तो ये लॉ वैलिड हो रहा है. फर्स्ट लॉ इज वैलिड, I इज इक्वल टू Q बाई AT. तो इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसके कोरस्पॉन्डेंस में एनर्जी भी बढ़ेगी. I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो मेटल शीट से बाहर आ जाएंगे. मतलब इनके कहने का ये मीनिंग था कि कोई भी इंटेंसिटी हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होगा. तो अभी तो फर्स्ट लॉ में फिलहाल ये एप्लीकेबल है, ठीक है. नाउ कम टू द सेकेंड लॉ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ये लॉ ये प्रूफ नहीं कर पाए. ये लॉ करेक्ट है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ है, बट इस लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. कैसे? क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. इनके अकॉर्डिंग्स में है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बट यहाँ इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी.
ठीक है, यानी एनर्जी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, एनर्जी कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी, या इसका वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसके कोरस्पॉन्डेंस में एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती है, तो दिस सेकेंड लॉ is not explained, that was not explained by the classical theory concept. Okay, now come to the third law. Kinetic energy of photoelectron depends on frequency of incident radiation. तो obviously यहाँ जो total energy आती है, यहाँ total energy E से represent करते हैं classical theory में, this is half m r square omega square and half m not r square a square, a is the amplitude here, this one is amplitude, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और ये ओमेगा इज द 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा स्क्वायर किया गया तो न्यू स्क्वायर है, दैट मीन्स एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो ये यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। थर्ड लॉ क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की, उसके कोरस्पॉन्डेंस में एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन की। दिस इज प्रूव्ड। तो फर्स्ट लॉ प्रूव्ड हो गया, थर्ड लॉ प्रूफ हो गया, सेकेंड लॉ नहीं प्रूफ हो पाया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते फोर्थ लॉ। देयर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना अकर्स। क्लियर। अब क्लासिकल थ्योरी तो ये कह रही है कि इंटेंसिटी जो होगी वो एनर्जी के, इनका बेस कॉन्सेप्ट यही है कि इंटेंसिटी एनर्जी के प्रोपोर्शनल है और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर कोई मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट नहीं था। मीन्स कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, मैंने आपको रेडिएशन के बारे में बताया था कि अल्ट्रा वायलेट और विजिबल, इन्हीं दोनों रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होता है, आइदर अल्ट्रा वायलेट और विजिबल। अल्ट्रा वायलेट से पहले के स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स कि माइक्रोवेव, गामा वेव, ये सारी वेव्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद वाली रेज यानी विजिबल के बाद IR आती हैं, रेडियो, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, इन सब के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं होता है। केवल ये दो वेव्स हैं, दो रेडिएशन है जिनके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होता है। बट क्लासिकल थ्योरी कहती है कि फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, एनर्जी तो बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर, और एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। दिस वन इज अ टोटल एनर्जी, दिस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर एनर्जी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, पोटेंशियल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? रेस्ट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो तो रेस्ट में नहीं है ना, वो मूवेबल है, सो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज इन टोटल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बट according to the experiment observation, this photoelectric effect phenomena occurs only for the radiation of ultraviolet and visible. Okay, so that is why this fourth law was not proved by the classical theory. That is the one reason of failure of classical theory. Now come to the fifth point. There is no time lag between the incidence of radiation and ejection of electron. इसको explain करते हैं। ये मेटल शीट क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में, यहाँ जो ये सोर्स है, दिस वन इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन। यहाँ से जब रेडिएशन फॉल डाउन करता है, जस्ट लाइक द टॉर्च, आपने देखा है टॉर्च की तरह से यहाँ पे लाइट आ जाए, तो लाइट इतने एरिया में पड़ रही है, ठीक है। अब इतने एरिया में पड़ने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के, ये इलेक्ट्रॉन पहले मूव करते हुए आएंगे इतने पोर्शन पर, यहाँ पर आएंगे, यहाँ आएंगे, जो अंदर वाले हैं वो ऑलरेडी कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ करके पहले एनर्जी का कुछ कुछ पोर्शन कलेक्ट करेंगे, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग्स में एनर्जी का पोर्शन कलेक्ट करके जाएंगे, और फिर इस एनर्जी से ये मेटल शीट से बाहर आएंगे। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को पहले इस बल्क में से, इंटीग्रल फॉर्म में से एनर्जी कलेक्ट करने में और बाहर निकलने में टाइम लगेगा। यानी ये प्रोसेस इतना फास्ट नहीं है जितना कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है। यानी ये प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो है,
क्लासिकल थ्योरी जो एक वेव नेचर को डिस्क्राइब करती है, उस वेव नेचर के अकॉर्डिंग्स में ये टॉर्च लाइक स्ट्रक्चर है एनर्जी का, जैसे टॉर्च की लाइट फॉल डाउन करती है वैसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये वापस ले जाएंगे तो उस पर टाइम होना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट में जैसे ही लाइट गिरती है मेटल शीट पर, जैसे ही रेडिएशन फॉल डाउन करते हैं कैथोड पर, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, यानी कोई टाइम गैप नहीं है, ठीक है। और जैसे ही रेडिएशन स्टॉप होता है ऑन द सेम पॉइंट, एट द सेम एग्जैक्टली सेम पॉइंट, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था। इसको मैं इस तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा है कि एक केक रखा हुआ है, ठीक है। एक केक के पास आप 4 फ्रेंड्स हैं, वो 4 फ्रेंड्स को ये केक खाना है। तो पहले आप क्या करोगे, ये बल्क केक है, आप उसके 4 पीस कट करोगे और फिर एक एक पीस एक एक फ्रेंड ले लेगा। इसमें टाइम लगा। अब यही 4 फ्रेंड्स हैं और मैंने पेस्ट्रीज़ ला करके दे दिया आपको, 1 2 3 एंड 4। तो कटिंग का टाइम बच गया, कोई यहाँ पे केक कट हो रहा था, यहाँ पे कटिंग का टाइम बच गया। यहाँ पर ये पेस्ट्रीज़, ये फर्स्ट फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड एंड फोर्थ फ्रेंड, 4 पीसेस को 4 फ्रेंड्स ईजिली कलेक्ट कर लेंगे। तो ये डिफरेंस है। जो क्लासिकल थ्योरी वो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में बल्क में होना चाहिए जो एनर्जी है, जबकि जो मॉडर्न थ्योरी है वो पार्टिकल थ्योरी है, यानी पीसेज में होना चाहिए। और पीसेज के पेस्ट्रीज, समझ रहे हो, पेस्ट्रीज इज करस्पॉन्डिंग टू पीसेज। एंड द क्लासिकल थ्योरी यानी वेव थ्योरी क्या कहती है कि दिस इज द जस्ट लाइक द केक पीस। तो केक में कटिंग में टाइम लगा, यही यहाँ पर कलेक्शन, एनर्जी के कलेक्शन में टाइम लगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये टाइम लैग जो लग रहा है ये क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, यहाँ पर टाइम लैग नहीं लग रहा है, और क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में टाइम लैग है। So that is why the 5th law was not explained by this classical theory. तो 1 2 3 लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बाकी 2 लॉज को एक्सप्लेन किया, ठीक है। That is why majority always wins, you know। तो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी फेल हुई। अब आता है आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन, which is called the modern physics explanation. You must go through with the today's concept, today's lecture, and revise the syllabus, and you will enjoy the class if you get the concept. So thank you and have a great day.